तो देखिए अभी तक आप लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं प्रोसेस को कायदे के साथ याद करने के लिए, कायदे के साथ समझने के लिए मैं टेबल लेके आया हूं। ये टेबल थोड़ा ध्यान से समझना, ये टेबल क्या है, बहुत कायदे के साथ देखिएगा। टेबल में है क्या कि हम लोग ऊपर कुछ प्रोसेस के नाम लिखे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला प्रोसेस है आइसोक्लोरेट, दूसरा है आइसोबेरेट, आइसोबेरेट मतलब समतापी, और तीसरा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब समतापी, और अगला वाला प्रोसेस देखिए कौन सा, एडियाबैटिक। हालांकि ये थोड़ा बीच में गैप नहीं है, लेकिन जब आप लोग अपनी कॉपी में से बनाइएगा तो बीच में गैप देके जरूर बनाइएगा, मतलब आइसोक्लोरेट, फिर आइसोबेरेट, फिर आइसोथर्मल, और फिर आपका एडियाबैटिक है क्या। यहां पर इन चारों प्रोसेस की एनालिसिस, चारों प्रोसेस के फॉर्मूले याद करने के लिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट लेके आया हूं। वो पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले तो मुझे रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन मतलब संबंध, फिर आपका वर्क डन पता होना चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू पता होना चाहिए, डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू धीरे हीट, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी, और सी मतलब विशिष्ट ऊष्मा, सी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले देखिए, पहले बात करेंगे आइसोक्लोरिक प्रोसेस की। तो सबको पता है आइसोक्लोरिक मतलब समायतनिक होता है, और समायतनिक में अगर आयतन तुम्हारा कांस्टेंट है तो जो संबंध आएगा वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच आएगा, तो संबंध आ गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ये आपका संबंध है आइसोक्लोरिक प्रोसेस के लिए। फिर अगला है आइसोबेरेट, आइसोबेरेट मतलब समदाबी। अभी बताओ अगर दाब समान है तो संबंध किसके बीच आएगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। और अगला है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मेरे भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो संबंध प्रेशर और वॉल्यूम में आएगा, तो संबंध याद करो तो यहां आया था P इंटू V बराबर कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कांस्टेंट। तो आप लोग को अपनी जो लाइन बनानी है ना, वो यहां आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोबेरेट, फिर आइसोथर्मल, और फिर आपका एडियाबैटिक। रही बात एडियाबैटिक की, तो मैं बता चुका हूं कि एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होती है, ना प्रेशर कांस्टेंट होता, ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता, ना टेम्परेचर, तीनों बदलते हैं। तो जब तीनों बदलते हैं तो यहां संबंध भी तीनों के बीच आएगा, यानी प्रेशर वॉल्यूम के बीच PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। टेम्परेचर वॉल्यूम में बताइए क्या संबंध आया था, तो टेम्परेचर वॉल्यूम में मैंने बता रखा है TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। और भाई एक और संबंध आया था, वो संबंध था टेम्परेचर प्रेशर में, तो टेम्परेचर प्रेशर में संबंध आया था T की पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर गामा -1। तो ये सारे के सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए वर्क डन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। मेरे दोस्त अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकता, और जब कोई एक्सपेंशन नहीं होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सर कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो सकता, तो वर्क डन तुम्हारा जीरो। तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस में वर्क डन तुम्हारा जीरो होता है। बात आइसोबेरेट की करते हैं। आइसोबेरेट में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से वर्क डन का फॉर्मूला आया था P डेल्टा V। तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम में परिवर्तन होगा उसका मल्टीप्लाई करा दो, वर्क डन बन जाएगा, यानी P डेल्टा V वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आइसोथर्मल। अब मैं बात आइसोथर्मल की हो रही यहां पर, आइसोथर्मल की। तो आइसोथर्मल में याद करो PV डायग्राम में कर्व आया था, और कर्व के जब नीचे का एरिया निकाला था, प्रूफ आया था, तो इसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला आया था वो आया था MRT log V2 by V1, MRT log V2 by V1। ये तुम्हारे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला था। उसके बाद अगर बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए याद करो वर्क डन था P1 V1 माइनस P2 V2 बटे गामा -1। लेकिन वो लिखने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो आप सब लोग इसको जब नोट्स बनाइएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने हटा दिया, तो यहां मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं फॉर एडियाबैटिक, तो P1 V1 माइनस P2 V2 और डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा गामा -1। आप इस बात को पहले समझ पा रहे होंगे कि ये जो लाइन चलेगी ये आइसोक्लोरिक प्रोसेस की लाइन चलेगी, ये आइसोबेरेट की, ये आइसोथर्मल की, और ये तुम्हारे एडियाबैटिक की लाइन चलेगी। बात अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की करते हैं, दैट मींस डेल्टा यू टी करते हैं, डेल्टा यू टी करते हैं, तो याद करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का फॉर्मूला mCV डेल्टा टी। तो इधर भी भैया mCV डेल्टा टी ही होगा, इधर भी mCV डेल्टा टी ही होगा। लेकिन जब बात आइसोथर्मल की जाएगी तो याद करो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब दोस्त मेरे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी हो जाएगा जीरो, जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो।
बात यदि एडियाबैटिक प्रोसेस की करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCV डेल्टा टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद धीरे हीट की बात करते हैं, तो मेरे दोस्त मेरे, अगर तुम्हें धीरे हीट चाहिए यानी डेल्टा क्यू चाहिए तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू को जोड़ दो। दैट मीन्स अगर डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू को जोड़ दिया जाए तो डेल्टा क्यू पता चल जाएगा। तो सोचते देखिए, जब यहां जोड़ोगे तो डेल्टा डब्ल्यू तो तुम्हारा यहां जीरो है, तो डेल्टा क्यू का मान डेल्टा यू के बराबर है। यहां जोड़ा जाएगा तो याद करो, ये जोड़ के मैंने बताया था डेल्टा एच के बराबर आएगा, और यहां जोड़ोगे तो ये जीरो हो गया तो सर डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में धीरे हीट क्या होती है, जीरो होती है, सबको पता है। तो पता है इसको याद कैसे करना, यही लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ध्यान रखना, जब भी कभी बात आइसोटोरिक प्रोसेस की करेंगे तो आइसोटोरिक प्रोसेस में धीरे हीट ध्यान दीजिएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। आइसोबैरिक प्रोसेस में धीरे हीट एंथैल्पी के बराबर होती है, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन भी मिलता है और इंटरनल एनर्जी भी, अर्थात आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में धीरे हीट वर्क डन के बराबर होती है, मतलब केवल कार्य होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में धीरे हीट क्या होती है, जीरो होती है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। बात यदि एंथैल्पी में परिवर्तन की करते हैं तो भाई एंथैल्पी में परिवर्तन mCp डेल्टा टी, उसके साथ साथ हर बार एंथैल्पी में परिवर्तन mCp डेल्टा टी होता है। लेकिन जब बात आइसोथर्मल प्रोसेस की जाएगी तो ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर का परिवर्तन जीरो, तो डेल्टा एच का मान भी जीरो के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात एडियाबैटिक प्रोसेस की करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी चेंज इन एंथैल्पी mCp डेल्टा टी ही होगी। आगे बात करते हैं डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। तो याद करो, अगर बात आइसोटोरिक प्रोसेस की थी, जब मैंने प्रूव कराया था, तो आइसोटोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी आई थी mCv लॉग, अच्छा लॉग को हम लोग ln भी लिख सकते हैं, T2/T1 आया था। अगर बात इसकी करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी आई थी mCp log T2/T1 आया था, है ना। यानी Cv वाले फॉर्मूले में आइसोटोरिक वाले प्रोसेस में Cv, आइसोबैरिक वाले प्रोसेस में Cp, और जब आइसोथर्मल के लिए हमने चेंज इन एंट्रोपी निकाली थी तो इसके लिए फॉर्मूला आया था mR log, और यहां आया था V2/V1 आया था, V2/V1। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो आई थी। इसका मतलब यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी नहीं चेंज होती। इसी वजह से याद करो, एडियाबैटिक प्रोसेस को एक और नाम से भी जाना था, दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ध्यान रखना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसको बोला जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस को बोला जाता है, क्योंकि इसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो, और चेंज इन एंट्रोपी जीरो तो एंट्रोपी कांस्टेंट। आगे देखिए स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। आइसोटोरिक में याद करो विशिष्ट ऊष्मा मैंने Cv बताई, आइसोबैरिक में Cp बताई, और आइसोथर्मल में याद करो मैंने विशिष्ट ऊष्मा इनफाइनाइट बताई, और एडियाबैटिक में विशिष्ट ऊष्मा जीरो बताई। मतलब ये समझो कि ये विशिष्ट ऊष्मा तो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, है। तो आप ये समझिए कि ये जो मैंने आपको टेबल बनाई है, ये टेबल अगर आपने 1-2 बार बना के याद कर लिया तो सारे के सारे फॉर्मूले A to Z याद हो जाएंगे। आपको जब टेबल बनानी है तो ध्यान रखना, ये लाइन के ऊपर आइसोबैरिक होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर आइसोथर्मल होना चाहिए, वो थोड़ा सा इधर उधर हो रही लाइन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं एक बार फिर से देखिए याद करा दूं कुछ पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, मैं 2-4 आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें धीरे हीट सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाती है, सिर्फ गैस का टेम्परेचर बढ़ाती है, वॉल्यूम नहीं बढ़ाती। तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने वाला अर्थात धीरे हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो धीरे हीट इंटरनल एनर्जी के किसमें बराबर है, आइसोटोरिक प्रोसेस में। आंसर होगा आइसोटोरिक। ये केवल और केवल एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें धीरे हीट सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाती है, क्योंकि यहां वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन होगा वर्क डन वो जीरो होगा। धीरे हीट वर्क डन भी बढ़ाए और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाए, यानी दोनों चीजें मिलनी चाहिए। सर प्रोसेस आइसोबैरिक होगा, धीरे हीट सिर्फ वर्क डन के बराबर हो, सिर्फ वर्क डन के, तो आइसोथर्मल होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन जीरो होता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हारे भाई साहब इसी टेबल से बनते हैं, इसलिए वाली टेबल को एकदम रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो भाई थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने थ्योरी बताई वो सब थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थर्मोडायनेमिक्स में।
और उतनी थ्योरी सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द कंजर्व्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए क्या कंजर्व रहता है। तो सबको बात पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक ही पैरामीटर है जो कंजर्व रहता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ऊर्जा। लेकिन कई बच्चे ऊर्जा का मतलब ऊष्मा समझ लेते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा में बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्त मेरे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे वैलिड होता है, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे वैलिड होता है, ऊष्मा संरक्षण नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रॉपर्टी विल रिमेन्स कांस्टेंट। आपको बताना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, एडियाबैटिक एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट मतलब ऊष्मा रिमेन्स कांस्टेंट होती है, मतलब हीट का लेन देन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एडियाबैटिक प्रोसेस को आप हिंदी में रुद्धोष प्रक्रम भी कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है, ध्यान रखना, वो वेरी फास्ट होता है। कई बार तुम्हारे एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि बताइए इन सभी प्रोसेस में से वेरी फास्ट कौन सा है। तो ध्यान रखना, वेरी फास्ट हमारा रुद्धोष प्रक्रम होता है, एडियाबैटिक होता है। इतना तेज होता है कि जस्ट मात्र सेकेंडों में कंप्लीट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। और इतना तेज होता है कि हीट के लेने देने के लिए समय ही नहीं रह पाता। समझिए बात को। इसी वजह से ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी फास्ट, इतना फास्ट कि हीट के लेने देने के लिए समय नहीं रह पाता। एग्जाम्पल, टायर का फटना। जब टायर फटता है ना तो देखिए अंदर की जो हवा है वो अचानक से बाहर आती है। सर जितने भी काम अचानक होते हैं, चाहे वो टायर का फटना हो, प्रेशर कुकर का फटना हो, इवन गुब्बारे का फटना हो, वो सारे के सारे काम ध्यान रखना एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन नहीं होता, यानी हीट कांस्टेंट होती है। थोड़ा सा ऑप्शन में कंफ्यूजन ना रखना, यहां पर ताप लिखा है और ताप की इंग्लिश थोड़ा गलत लिख लिए, यहां पर हीट ना लिखकर यहां टेम्परेचर लिख लेना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड। आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताइए किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर स्टीफन के नियम द्वारा, या फिर वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूं, कुछ चीजें एकदम क्रम से याद कर लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या बताता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी यू। और कई बार तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट मीन स्लॉट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लॉट होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ध्यान रखना, वो आपका चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी अलग चीज होती है। और एक चौथा नियम और याद रखना, क्लॉट। क्लॉट का मतलब होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्त मेरे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान रखना एब्सोल्यूट एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी में फर्क होता है। जैसे मैं कह दूं टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसका मतलब है टी, और मैं कह दूं चेंज इन टेम्परेचर तो मतलब है डेल्टा टी, है ना। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन एंट्रोपी को, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी को, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था आंतरिक ऊर्जा के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स। कहा जा रहा है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। मैंने दो तरह के क्वेश्चन बताए थे इस पर। एक तो आइडियल गैस के बारे में पूछा जाता है, दूसरा रियल गैस के बारे में पूछा जाता है। तो सुन लेना दोस्त मेरे, जब भी कभी क्वेश्चन तुम्हारा आइडियल गैस के बारे में पूछा जाए कि बताइए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड यू, वो केवल और केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर पे।
मतलब आइडियल डेंसिटी इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। लेकिन अगर यही रियल डेंसिटी के बारे में पूछा जाता तो ध्यान रखना, रियल डेंसिटी जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम बोथ। मतलब आइडियल डेंसिटी इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर एम सी वी डेल्टा टी। लेकिन ध्यान रखना रियल डेंसिटी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर निर्भर करती है। तो आदर्श डेंसिटी इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है तो आंसर होगा ओनली टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दोनों तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठटाक से देखिएगा। किसी ताप पर आदर्श डेंसिटी अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए मैंने थ्योरी वाले सेशन में ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर की है, आपने देखा भी होगा। सवाल ये आदर्श डेंसिटी है तो मैंने आपको बताया था आदर्श डेंस में आंतरिक गतिज ऊर्जा बस होती है, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं कि आदर्श डेंस में जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। जबकि आदर्श गैस ना होती, रियल गैस होती तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती और आंतरिक गतिज ऊर्जा भी होती। तो किसी ताप की आदर्श गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो भाई आंतरिक ऊर्जा के लिए जब आइडियल डेंसिटी ये 0 हो चुका तो आइडियल डेंसिटी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो केवल और केवल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेकिन धोखे से अगर यहां पर आदर्श गैस ना बोला जाता, रियल गैस बोला जाता, वास्तविक गैस बोला जाता, तो वास्तविक गैस में ध्यान रखना गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है दोस्त मेरे। तो वास्तविक गैस में जो दो अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है ना वो 0 नहीं होता, और 0 ना होने की वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो तब आंसर सही होता सी, अगर रियल गैस लिए तो रियल गैस में दोनों आएंगी। लेकिन आदर्श गैस में ये 0 हो चुकी होगी स्थितिज ऊर्जा, केवल और केवल कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ये सब मैंने आपको थ्योरी वाले सेशन में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? किसी चक्रीय प्रक्रम में डैश की आंतरिक ऊर्जा, किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप कोई भी साइक्लिक प्रोसेस बनाओगे, मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपको ये साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम बनाया, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कार्नोट 2 ले लिया, तो कार्नोट कुछ ऐसे बनता है, आपको पता होगा, कुछ ये बनता है कार्नोट। तो जहां से चले थे 1 से चले थे, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए और फिर 4 से 1 आ गए। तो जब आप वापस 1 पर पहुंच जाओगे तो चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, हर चीज में परिवर्तन 0 होता है, केवल 2 चीजों को छोड़कर। उसमें से 2 चीजें पता कौन कौन सी होगी? एक होगा हीट और दूसरा होगा वर्क। मतलब जिस पॉइंट पे खड़े थे उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, तो हर चीज का परिवर्तन 0 होगा, केवल 2 चीज को छोड़कर, उनमें से एक होगा हीट और एक होगा वर्क। यही रीजन है कि हीट और वर्क को बोला जाता है कि सर ये दोनों जहां पर खड़े थे वहां पर पहुंच जाने के बाद हीट और वर्क कभी 0 नहीं आता इनका मान। इसलिए बोला जाता है कि हीट और वर्क एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, या यूं कहिए कि सर ये पाथ फंक्शन होती है। क्या होती है? पाथ फंक्शन। ये रास्ते पे डिपेंड करते हैं। और बाकी ध्यान रखना, जितने भी अदर हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे एंथैल्पी हो, इवन तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है, वो सब के सब ध्यान रखना पॉइंट फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो ओनली पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। ये जितने भी पॉइंट फंक्शन होते हैं वो केवल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ये जितने भी फंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन किसी साइकिल में रहिए और जहां से चले थे वहां फिर से पहुंच जाइए, तो इनका जो नेट परिवर्तन होगा वो 0 होगा, यानी साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगा पॉइंट फंक्शन का। लेकिन हीट और वर्क का साइक्लिक इंटीग्रेशन, चाहे वो हीट ले लो और चाहे वर्क ले लो, इनका साइक्लिक इंटीग्रेशन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि जहां चले थे वहां पहुंच जाओगे तो कुछ ना कुछ हीट, कुछ ना कुछ वर्क का लेन देन जरूर हो चुका होगा। ठीक है, इधर छोटी छोटी बातें। तो क्वेश्चन था किसी चक्रीय प्रक्रम में यानी साइक्लिक प्रोसेस में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। बिल्कुल, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी सर पॉइंट फंक्शन होती है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी के बारे में ना होता, हीट या वर्क के बारे में होता, तो मैं कहता शून्य नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या बोला जा रहा है? संतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? अरे आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर ये नहीं है, गलत है, ये नहीं है, गलत है। हाँ सर,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है दोस्त मेरे तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। तो भले ही इन्होंने टेम्परेचर आंसर नहीं दिया लेकिन इंटरनल एनर्जी तो दिया है ना। याद करो मैं बता चुका हूं इंटरनल एनर्जी यू निकालने का फॉर्मूला होता है mCVT, लेकिन परिवर्तन निकालना हो तो परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला होता है mCV इंटू डेल्टा टी। तो आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट सर इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। जब समतापी स्पेक्ट्रम होता है, समतापी मतलब वही आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो क्या होता है बदलते। अच्छा समतापी की बात हो रही है, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो दोस्त मेरे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। तो पहला ऑप्शन देखिए पीवीटी चेंज ऑल थ्री, मतलब तीनों बदलेंगे। नहीं सर तीनों क्यों बदलेंगे, टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए सर, ये भी दिलाते ये भी दिलाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सर, समतापी में गलत हो गया। तो क्या बदल सकते हैं, बिल्कुल प्रेशर भी बदल सकता है, वॉल्यूम भी बदल सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9वां देखिए, समतापी स्पेक्ट्रम में ऊष्मा गतिज पालक होती है, मतलब जो भी आपकी हीट है वो बताइए इनमें से किस नियम का पालन करती है। और कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। तो दोस्त मेरे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट पे एक ही नियम होता है, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब किसी आदर्श गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब किसी आदर्श गैस का क्या चीज कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बोला ना टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उसका जो दाब और आयतन का गुणनफल होता है सर वो कांस्टेंट हो जाता है। यही है तुम्हारा बॉयल्स लॉ, है ना। तो समतापी स्पेक्ट्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जो नियम फॉलो होगा वो बॉयल्स लॉ होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, रुद्धोष स्पेक्ट्रम के बारे में, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस गैस विल फॉलो, बताइए गैस कौन से नियम का पालन करती है। तो भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो गैस फॉलो करती है वो पीवीटी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इस नियम का पालन करती है। पीवीटी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और पीवीटी पावर गामा बराबर कांस्टेंट का जो नियम दिया था वो पॉइसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो ध्यान रखना रुद्धोष स्पेक्ट्रम में गैसें इस नियम का पालन करती है और ये नियम था पॉइसन का। हालांकि ये संबंध तो प्रेशर और वॉल्यूम में टेम्परेचर वॉल्यूम का भी संबंध याद रखना। टेम्परेचर वॉल्यूम का संबंध मैंने बताया था टीवीटी पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, और टेम्परेचर प्रेशर का भी याद रखना, टी पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर गामा माइनस 1। इन सबको प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आराम से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या बोला जा रहा है, एक गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है। वेरी गुड, सबसे पहले देखिए आयतन बढ़ रहा है, वो भी कैसे ढंग से बढ़ रहा है, रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है कि सर रुद्धोष्म मतलब हो गया एडियाबैटिक और आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये नाम, मैंने अपने पेड़ वाले बैच में इस नाम के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में। तो याद करो मैंने आपको बता चुका हूं, जब भी कभी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा मतलब सडन एक्सपेंशन हो रहा, जैसे गुब्बारे को फोड़ दीजिए तो हवा अचानक से आयतन अपना बढ़ा लेगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो घटता है, हमेशा टेम्परेचर घटता है, याद कर लो। इसकी जानकारी मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑलवेज टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। हालांकि ये बात आपके थोड़ा सा उल्टी जा रही होगी माइंड में, क्योंकि आप सब लोग जानते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और कहते हैं कि जब V बढ़ेगा तो T भी बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बच्चा लोग ये भूल जाते हैं कि ये कंडीशन तभी सही है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप इस कंडीशन में लगा सकते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि बिना हीट दिए एक्सपेंशन होता है, और जब तुमने हीट ही नहीं दी फिर भी आप उससे एक्सपेंड कर रहे हो तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन यहां से भी कह सकते हैं कि सर बात एडियाबैटिक की हो रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट का लेन देन जीरो, और हीट का लेन देन जीरो तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W शुड बी इक्वल टू जीरो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो डेल्टा W बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे माइनस डेल्टा U, मतलब एक वैल्यू अगर प्लस में है तो दूसरी वैल्यू माइनस में।
अगर ये प्लस में है यानी वर्क डन प्लस में है तो वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ेगा, और ये माइनस में है मतलब इंटरनल एनर्जी अर्थात टेम्परेचर घटेगा। यहां से आप बता सकते हो। वैसे इस बात को आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऑलवेज टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष में नहीं हो सकता। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष में नहीं हो सकता। तो मैं एक ही बात बता चुका हूं कि रुद्धोष प्रक्रम जितने भी होते हैं सर वो वेरी फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं। अब आप इसमें से ये देख लो कौन सा प्रक्रम वेरी फास्ट नहीं है। वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण, वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने कुछ बोला वो अचानक से वायु में फैल जाना, या फिर वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना, कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, या बर्फ का जमना। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एडियाबैटिक नहीं है, और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरी फास्ट नहीं है। तो कहोगे बर्फ का जमना सर वेरी फास्ट नहीं है, बर्फ का जमना वेरी फास्ट नहीं है। बताइए बर्फ क्या सेकेंडों में जमती है? बिल्कुल भी नहीं सर, ये जमना वेरी फास्ट नहीं है। इसका मतलब सर यही एडियाबैटिक नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों वेरी फास्ट है। बताइए आप बोलते हो अचानक से ही तो आपकी तरंगे मोटी तरंगे हवा में फैल जाती है, ये भी वेरी फास्ट है। गुब्बारे का फटना, सिलेंडर का फटना, ये सब वेरी फास्ट है। इसका मतलब ये सब एडियाबैटिक है, लेकिन बर्फ का जमना एडियाबैटिक नहीं है क्योंकि ये वेरी फास्ट नहीं है, स्लो है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा सर क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन? ये तो मैं बता चुका हूं ना। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है तो टेम्परेचर नियत रहता है, ये तो गलत हो गया सर। आयतन नियत रहता है, गलत हो गया सर। एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन दोस्त, एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, गलत है सर। एडियाबैटिक लिखा हुआ है, एडियाबैटिक में ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे हो सकता है? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, हीट डज नॉट एक्सचेंज। बिल्कुल सर, ये एकदम सही है, ये एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी। एडियाबैटिक में क्योंकि रुद्धोष में मतलब हीट का लेन देन बिल्कुल नहीं होगा, और हीट का लेन देन नहीं होगा यानी हीट डज नॉट एक्सचेंज, चेंज नहीं होगी। ठीक है, बाकी सब इनमें से गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां क्या बोला जा रहा है, किस प्रक्रम में पीवी ड्राफ्ट अक्ष के समांतर सरल रेखा होगी। अच्छा मान लीजिए ये तुम्हारा सर पीवी डायग्राम मैंने खींच दिया, थोड़ी देर प्लीज अप्रोच कीजिए, ये मेरा पीवी डायग्राम है। किस प्रक्रम में पीवी ड्राफ्ट आयतन अक्ष के समांतर होगा। आयतन अक्ष के समांतर करना है तो आयतन अक्ष ये है तो इसके समांतर ऐसे होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर इसके समांतर है तो कंफर्म ये ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होगा। आप देखिए ना प्रेशर कांस्टेंट, तभी तो ये लाइन ना ऊपर जा रही है नीचे आ रही है ना, ये सब बातें बता रखे। तो अक्ष के समांतर, आयतन अक्ष के समांतर खींच दिया तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट, दैट मींस समदाबी प्रक्रम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है। अच्छा आंतरिक ऊर्जा कम करना है तो आंतरिक ऊर्जा तभी कम हो सकती है जब उसका टेम्परेचर कम हो रहा हो। ठीक है ना भाई, मुझे अगर आंतरिक ऊर्जा कम लाना है, कम करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका टेम्परेचर कम हो रहा हो। जब उसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा तभी उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कम होगी, ये बात एकदम कंफर्म है। तो देख लो किसमें आंतरिक ऊर्जा कम होगी, गैस ऊष्मा अवशोषित करता है तब, या साइकिल प्रक्रम होता है तब, रुद्धोष में प्रसार होता है। हाँ सर वेरी गुड, यही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पूरी दुनिया जानती है टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। गैस के रुद्धोष परिवर्तन के लिए ताप और आयतन में संबंध बताओ। मैंने आपको बताया था जब भी कभी बात एडियाबैटिक प्रोसेस की जाएगी तो मैंने आपको बता रखा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों बदलते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप आता है वो तीनों में आता है। मतलब अगर प्रेशर वॉल्यूम में संबंध पूछा जाए तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये प्रेशर वॉल्यूम का संबंध होता है। टेम्परेचर वैल्यू में पूछा जाए तो टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर वैल्यूम में होता है ना। और यदि टेम्परेचर प्रेशर में पूछा जाए तो टेम्परेचर की पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर गामा -1। अब सवाल ये है कि इन्होंने साफ साफ बोला है टेम्परेचर वैल्यूम में, तो टेम्परेचर वैल्यूम में ये संबंध होता है टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन तक प्रसार होता है जिसमें जिस स्पेक्ट्रम में दाब अधिकतम हो। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेना, या निश्चित द्रव्यमान का V1 आयतन से V2 आयतन तक प्रसार होता है, ऐसा लिखा होना चाहिए था। मतलब कोई निश्चित गैस है जिसका द्रव्यमान भी निश्चित है और उसका आयतन V1 से V2 तक प्रसार होता है। प्रसार मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। तो बताना है कि दाब, वह प्रोसेस बताइए जिसमें दाब अधिकतम होगा। आपको दाब अधिकतम वाला प्रोसेस बताना है। सबसे पहला लिखा हुआ है समतापी, दूसरा है समदाबी, तीसरा है एडियाबैटिक और चौथा है सभी में समान। तो इसके लिए आपको पीवी डायग्राम खींचना आना चाहिए। तो मैंने यहां देखिए P बना दिया, मैंने यहां V बना दिया। मुझे जो एक्सपेंशन लाना है वो वॉल्यूम V1 से V2 की ओर लाना है। मतलब अगर मैं कह दूं कि ये मेरी वॉल्यूम V1 की लाइन है और ये मेरी वॉल्यूम V2 की लाइन है, तो मुझे डैश का आयतन V1 से V2 लेके जाना है, V1 से V2 लेके जाना है। यानी यहां मेरी अगर कोई डैश है तो डैश को V1 से V2 लेके जाना है। पहला कौन सा प्रोसेस में लेके जा रहा है? समतापी। समतापी मतलब कुछ इस तरह से लेके जाना है, ये होता समतापी। दूसरा कौन सा है? समदाबी। समदाबी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके जाना है, ये समदाबी हो गया। तीसरा है रुद्धोष्म। अब याद करो मैंने आपको बता रखा है रुद्धोष्म की जो ढाल होती है वो आइसोथर्मल की ढाल से ज्यादा होती है। इसका मतलब रुद्धोष्म से नीचे वाला होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बता दो सबसे प्रोसेस का नाम बता दो पहले। तो ऊपर वाला प्रोसेस समदाबी होगा, ये समतापी होगा और जबकि ये तुम्हारा रुद्धोष्म होगा। और अगर मैं सब में प्रेशर पूछूं कि बताओ सब में प्रेशर क्या है, तो ये प्रेशर होगा समदाबी के लिए P1 मान लेते हैं, ये प्रेशर होगा समतापी के लिए P2 मान लेते हैं और ये रुद्धोष्म के लिए P3। तो बताइए प्रेशर अधिकतम किस में होगा? यानी अधिकतम प्रेशर पूछा जा रहा है कि किसमें मुझे अधिकतम प्रेशर मिलेगा। तो P1, P2 और P3 में कौन सबसे ज्यादा है? ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया कि सर P1 सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर P1 है। तो इसका साफ सब मतलब है कि जब P1 सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा जो अधिकतम दाब मिलेगा वो आइसोबेरिक पर मिलेगा आपको, और अधिकतम दाब भी आइसोबेरिक पे मिलेगा। और कई बार क्वेश्चन आता है अधिकतम कार्य, मैक्सिमम वर्क डन किस पे मिलेगा? तो मैक्सिमम वर्क डन एक्चुअली में होता है पीवी डायग्राम का एरिया। तो पीवी डायग्राम का जो नीचे का एरिया मिलेगा ना सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा नीचे का एरिया भी सबसे ज्यादा एरिया यही रहेगा। तो सबसे ज्यादा दाब पूछा जाए, ये सबसे ज्यादा कार्य पूछा जाए, तो आपका आंसर जो है समदाबी प्रक्रम होगा। याद करे रहना वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 18वां नंबर क्या बोला जा रहा, यदि डैश की दो विशिष्ट ऊष्माओं की अनुपात, निष्पत्ति मतलब अनुपात ही होता है, तो डैश की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा बोल दिया इन्होंने। ठीक है, समतापी और रुद्धोष्म, पहले समतापी बोला जा रहा फिर रुद्धोष्म बोला जा रहा है। वक्रों के कटान बिंदु पर ढालों की निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब अनुपात होता है, ढालों की मतलब अनुपात का जो ढाल है स्लोप है उसका अनुपात बताओ। लेकिन पहले देखिए इन्होंने समतापी बोला है और बाद में रुद्धोष्म बोला है। तो याद करो मैंने ढाल बता रखा है। समतापी के लिए जो ढाल बनता है यानी डीपी अपॉन जो डीवी बनता है समतापी के लिए, वो बनता है माइनस का पी बटे वी। ये समतापी की ढाल थी। और जब यही ढाल तुमने एडियाबैटिक के लिए निकाली थी, एडियाबैटिक के लिए डीपी अपॉन डीवी का मान निकाला था, तो यही ढाल का मान आया था माइनस का गामा पी बटे वी, ये आया था। अच्छा, माइनस का गामा पी बटे वी आया था। मुझे तो अनुपात पूछ रहा, पहले समतापी बोला जा रहा, बाद में रुद्धोष्म बोला जा रहा। यानी समीटर फर्स्ट डिवाइड बाई समीटर सेकंड कर दो, और जैसे ही इनका डिवाइड करेंगे तो देखो पी बटे वी माइनस माइनस कैंसिल, 8 बटे गामा आ जाएगा आंसर, 8 बटे गामा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यहां तक कि मैंने आपको कहा था ये अनुपात हो सके तो डायरेक्ट याद भी कर लो, लेकिन मैंने आपको उल्टा याद कराया था। मतलब ऊपर एडियाबैटिक नीचे आइसोथर्मल, तो ऊपर एडियाबैटिक नीचे आइसोथर्मल, ये अनुपात गामा के बराबर होता है। लेकिन सवाल में आइसोथर्मल को ऊपर पूछा गया है, एडियाबैटिक को नीचे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1 गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ढालों का अनुपात पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कार्नोट इंजन का सवाल आ गया। कार्नोट इंजन की दक्षता बताइए किस पर निर्भर करती है? तो आपको बता चुके हैं कि जो कार्नोट इंजन होता है, कार्नोट साइकिल की जो दक्षता होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। तो लोअर सिंक का टेम्परेचर होता है, हायर सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पर निर्भर करती है।
पहला ऑप्शन है टेबल स्रोत पर जलत है सर, टेबल सिंक पर जलत है सर, स्रोत तथा सिंक के तापों पर, वेरी गुड है, यही सही है सर। स्रोत और सिंक दोनों के टेम्परेचर पे ध्यान रखिए, कार्नोट साइकिल की दक्षता डिपेंड करती है। और कार्यकारी पदार्थ पर गलत है। कार्यकारी पदार्थ तब आप आंसर बताते जब ये वाले फॉर्मूले में कहीं पर भी ड्रामा आया होता। आप देखिए कहीं पर भी ड्रामा नहीं आया, तो इसका मतलब ये कहना गलत है बिल्कुल। तो सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पर निर्भर करती है कार्नोट साइकिल की दक्षता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्रोत का तापमान बढ़ाने से बताइए कार्नोट साइकिल की दक्षता क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको तो मैंने बड़े प्यार से सॉल्व भी कराया था। लेकिन अगर ऐसे पूछा जा रहा है कि बताओ स्रोत का तापमान बढ़ाया गया, स्रोत का तापमान मतलब हाईयर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। अब बताओ हाईयर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हाईयर टेम्परेचर। लेकिन आपने दोस्त मेरे हाईयर टेम्परेचर बढ़ाया है, ये बढ़ाया है, तो अगर ये बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो करोगे टर्म हो जाएगा, है ना। और 1 माइनस जब टर्म करोगे तो वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी, वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो हाईयर टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा ध्यान रखना दक्षता बढ़ती है, इसको याद भी कर लीजिए, ये सब चीजें बताई जा चुकी है। हाईयर टेम्परेचर बढ़ाने से दक्षता बढ़ती है, लोअर टेम्परेचर घटाने से दक्षता बढ़ती है। मतलब अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी कार्नोट साइकिल की दक्षता ज्यादा से ज्यादा आए, तो मैंने आपको बताया था कि पीवी डायग्राम का जो पेट होता है उसको चौड़ा किया जाता है, यानी ऊपर वाले को और ऊपर, नीचे वाले को और नीचे, है ना। यानी हाईयर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और लोअर टेम्परेचर घटा दीजिए, ये दोनों कंडीशन होती है जो हमारे कार्नोट साइकिल की दक्षता को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। एक रेफ्रिजरेटर को चालू कर दीजिए, मतलब आपके घरों में अगर फ्रिज है उसको चालू करके उसका दरवाजा खोल दीजिए, तो कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, तो जो कमरे का टेम्परेचर हो जाएगा वो ध्यान रखना कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्योंकि जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो तो वो जो कंप्रेसर होता है ना, वो कंप्रेसर इतना तेज काम करने लगता है, पीछे कंप्रेसर लगा होता है, वो कंप्रेसर इतना तेज काम करने लगता है कि वो अब फ्रिज के अंदर के हिस्से को नहीं, पूरे रूम को ठंडा करना चाहता है। लेकिन इतना काम करने के लिए वो आपसे बहुत ज्यादा पावर ले रहा है, इतना पावर ले रहा है कि वो खुद इतना हीट हो जाएगा कि कमरे के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ध्यान रखना इस बात को। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस कोफिशिएंट कॉल्ड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताइए क्या होता है, जिसे आप निष्पादन गुणांक भी कहते हो। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जिसे आप सीओपी कहते हो, ये तो आपने हीट पंप रेफ्रिजरेटर में पढ़ी थी ना। तो पहला आंसर, भाप इंजन की दक्षता गलत है, दक्षता थोड़ी ना होती है, कार्नोट इंजन की दक्षता गलत है। हाँ, रेफ्रिजरेटर की दक्षता जरूर कह सकते हो, रेफ्रिजरेटर की सीओपी कह सकते हो। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो रेफ्रिजरेटर की सीओपी या रेफ्रिजरेटर की दक्षता या फिर हीट पंप की सीओपी, हीट पंप की दक्षता, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला जा रहा है, डी बराबर है DW बराबर 0। अच्छा, दोनों चीजें 0 है, दोनों चीजें 0 है, तो बताइए कौन सा प्रक्रम होगा। भाई साहब दोनों चीजें 0 है, बहुत ध्यान सुनना। तो एक बात बताइए, DU भी 0, DW भी 0, ध्यान से देखना, DU भी 0, DW भी 0, इसका मतलब DQ भी 0 होगा। और जब DQ 0 हो गया तो यहां से कंफर्म हो गया कि प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबैटिक होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप इसको आइसोथर्मल नहीं कह सकते, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना, बस टेम्परेचर, ऐसा थोड़ी ना कहीं बोला गया है। समदाबी प्रेशर कांस्टेंट होना नहीं है सर, समायतनिक भी नहीं बोला जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान रखना जब दोनों चीजें 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, अरे वाह बहुत बड़े क्वेश्चन है। किसी आदर्श प्रक्रम के लिए, किसी आदर्श प्रक्रम के लिए DW बराबर 0 है। अच्छा, DW बराबर 0 है, DW बराबर 0 है, कोई भी प्रोसेस है, और साथ साथ लिखा हुआ है DQ लेस देन 0, मतलब DQ तुम्हारा नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब DQ तुम्हारा नेगेटिव है। तो इनमें से बताइए क्या पॉसिबल है। तो DW अगर 0 है तो इसका मतलब प्रोसेस होगा तुम्हारा आइसोक्लोरिक, क्योंकि आइसोक्लोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें DW तुम्हारा 0 होगा, श्योर है एकदम। तो 0 होगा DW सर इसलिए 0 होगा क्योंकि वैल्यूम में एक्सपेंशन 0, इसलिए आइसोक्लोरिक 0, आइसोक्लोरिक प्रोसेस होगा DW 0, आइसोक्लोरिक प्रोसेस होगा। समआयतनिक स्पेक्ट्रम में किया रिएक्टर 0 होता है, तो वैल्यूम कांस्टेंट होगा। अच्छा, वैल्यूम कांस्टेंट होगा
और डी बराबर क्या होता है सर, डी बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। लेटे डी डब्ल्यू हो चुका है 0 और डी तुम्हारा है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो यहां से जो डी यू का मान आएगा सर वो भी नेगेटिव आएगा। अच्छा, डी यू नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन नेगेटिव है, और इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन नेगेटिव है तो कन्फर्म इसका जो टेम्परेचर होगा सर वो घटेगा। ठीक है, घटेगा, तो है टू आंसर टेम्परेचर विल डिक्रीज। हाँ सर यही तो सही हो गया, टेम्परेचर विल डिक्रीज। आयतन बढ़ेगा, गलत है सर, आयतन तो कांस्टेंट है, चेक करो। दाब नियत रहेगा, अरे नहीं सर दाब थोड़ी ना नियत है। जब टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर भी घटेगा, दाब नियत थोड़ी ना। ताप बढ़ेगा, गलत है सर, ताप तो घटा ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी का यदि परिवर्तन नेगेटिव है तो इसका श्योर मतलब है कि टेम्परेचर घटेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, देखिए क्या है, समतापी स्पेक्ट्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी बार मैंने बताया है, कितनी बार बताया है कि समतापी स्पेक्ट्रम के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है सर वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। हाँ, अगर ये रुद्धोष्म होता तो रुद्धोष्म के लिए विशिष्ट ऊष्मा 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा, ऊष्मा स्वयं निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, मतलब कहा जा रहा है कि जो भी आपकी हीट है वो स्वयं निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन बताइए किसने दिया था। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल डिवाइस। यह स्टेटमेंट आया था जो कि क्लॉसियस ने दिया था, और क्लॉसियस ने यह स्टेटमेंट सेकेंड लॉ के थ्रू दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम जो कि कहता है, दो नियम थे ऊष्मा गतिकी के, एक तो केल्विन मैक्स प्लांक जिसने ये बताया था कि हीट इंजन, ऐसा हीट इंजन बनाना असंभव जिसकी दक्षता 100% हो, और दूसरा क्लॉसियस जिसने ये बताया था कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल डिवाइस, है ना। ये दोनों ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 27वां नंबर, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान होने पर बढ़ते हुए कार्य प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों में समान होनी चाहिए। बताना है कि बढ़ते हुए टार का सही रूप बता दो। तो ये तो क्वेश्चन मैंने अभी बताया भी था कि बढ़ते हुए टार का जो सही रूप होता है, सबसे ज्यादा जो कार्य मिलता है वो मुझे समदाबी में मिलता है, समदाबी, है ना। छोटी याद करो, समदाबी ये था, उससे बाद समतापी, और समतापी के बाद रुद्धोष्म, ये था समदाबी, ये था समतापी, और ये था रुद्धोष्म। तो सबसे ज्यादा नीचे का एरिया कहां बनेगा, समदाबी में बनेगा, उससे कम समतापी में बनेगा, और उससे भी कम आपका रुद्धोष्म बनेगा। तो कम और ज्यादा को हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, सबसे ज्यादा टार समदाबी, उससे कम टार समतापी, और उससे भी कम एरिया बनेगा रुद्धोष्म में, तो सबसे कम एरिया रुद्धोष्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये एक्चुअली मैंने पता क्या बनाया, ये मैंने पीवी डायग्राम बनाया इसका, ये पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है, तापमान T1 और T2, मतलब टेम्परेचर जो T1 और T2 है उसके बीच एक आदर्श इंजन काम कर रहा है। आदर्श इंजन बोल दिया इन्होंने, आदर्श ऊष्मा इंजन मतलब कार्नोट इंजन की बात हो रही है। यदि स्रोत और सिंक दोनों के तापमान दुगने कर दिए जाए तो नई दक्षता क्या होनी चाहिए। तो याद करो, दक्षता का जैसे फॉर्मूला बताया गया था 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बटे हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर होता है सिंक का टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर सोर्स का। तो जब तुम दोनों को ही डबल कर दोगे, मतलब लोअर को भी डबल कर दोगे और हायर को भी डबल कर दोगे, स्रोत और सिंक दोनों के तापमान दुगने कर दिए जाए, ये भी दुगना ये भी दुगना, तो भैया क्या उखाड़ लोगे उससे, कुछ नहीं मिलेगा ना, सब दक्षता वही रहेगी, ईंटा ही रहेगी, है ना, नहीं बदलेगी दक्षता। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, अच्छा रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए बताना है कौन सा नियम सत्य है। रुद्धोष्म परिवर्तन तो बता चुके हैं कि रुद्धोष्म परिवर्तन तो एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम या पीवी रिलेशनशिप आता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यही संबंध सही है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। इसके अलावा दो संबंध और भी होते हैं, वो मैं बार बार लिख चुका हूं, इस बार नहीं लिखूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी आदर्श डैश के लिए समतापी स्पेक्ट्रम में, अच्छा समतापी परिवर्तन आ गया, तो आपको पता है कि समतापी परिवर्तन में डेल्टा यू बराबर 0, ये तो बच्चा जानता है, क्योंकि समतापी में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन 0, तो परिवर्तन 0, तो डेल्टा क्यू का मान बताना है इसमें से क्या होगा। तो दोस्त मेरे डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन बात जब समतापी स्पेक्ट्रम की जाए तो समतापी स्पेक्ट्रम में डेल्टा यू 0, जिसकी वजह से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। है कोई ऐसा आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि समतापी अवस्था है। समतापी अवस्था कई बार मैं बता चुका हूं, अगर बात समतापी अवस्था की है तो कन्फर्म टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का जो परिवर्तन होगा वो 0 के बराबर होगा। और दोस्त मेरे अगर इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन 0 के बराबर हो गया तो जो भी दी गई हीट होगी वो केवल वोल्ट टन के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो भी दी गई हीट होगी वो वोल्ट टन के बराबर होगी। कैसे भाई? डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन डी यू हो चुका है 0, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ये तुम्हारा आंसर सही होगा। है कोई आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए सेकंड क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, एक मिनट में इसको सेट कर लो थोड़ा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अरे वाह बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, कहा जा रहा है, थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कहा जा रहा है कि डैश की 1 मोल मात्रा के लिए चक्रीय प्रोसेस दिखाया गया है ए बी बी सी सी ए। तो ए बी है, बी सी है और सी ई है। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना समझ में आता तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन जो डायग्राम बना हुआ है वो वीटी डायग्राम बना हुआ है। पहले ये बात समझ लेना, डायग्राम तुम्हारा पीवी नहीं बना हुआ है। इस बार जो इन्होंने डायग्राम बनाया है वो वीटी डायग्राम बनाया है, और वीटी डायग्राम जो बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। एरो कहां से कहां तक लगे हैं, तो सबसे पहला एरो ये लगा हुआ है, फिर दूसरा एरो ये लगा हुआ है, तीसरा एरो ये लगा हुआ है। यहां इन्होंने ए लिखा हुआ है, यहां इन्होंने बी लिखा हुआ है, यहां इन्होंने सी लिखा हुआ है। यहां पर जो टेम्परेचर बोला जा रहा है, सर ये टेम्परेचर इन्होंने T1 बोला है। यहां जो टेम्परेचर बोला है ये टेम्परेचर T2 बोला है, T2 बोला है, वीटी डायग्राम है छुट्टी। और यहां पर जो वॉल्यूम बोला है वो V1 बोला है, और यहां पर जो वॉल्यूम बोला है सर वो वॉल्यूम बोला है V2 बोला है। तो तुमसे पता क्या बोला जा रहा है कि बताइए, ये जो चित्र में वीटी डायग्राम दिया गया है, इस वीटी डायग्राम के अनुसार ए बी फिर बी सी फिर सी ए में टी आर टार बताओ। पहले ए बी में टी आर टार पूछा जा रहा है, तो ए बी में टी आर टार अगर पूछा जा रहा है तो पहले आप प्रोसेस तो देख लो, प्रोसेस है कौन सा ए बी। तो थोड़ा दोस्त मेरे ये देखो, ए बी आते यदि ए बी की जाए तो ए से बी, अब ए से बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर द्वारा डायग्राम बना है वीटी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वीटी डायग्राम बना हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वी यहां है ना, वॉल्यूम यहां है ना वाई एक्सिस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी वाला प्रोसेस है, जो ए बी प्रोसेस है ए टू बी, सर इसमें तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब सर ये आइसोटोरिक प्रोसेस होगा, 101% बात है। बी से सी की बात करते हैं तो बी से सी देखो वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन है, और टेम्परेचर तो तुमने एक्स एक्सिस में लिया है। इसका मतलब बी से सी अगर वर्टिकल लाइन है और टेम्परेचर तुम्हारा एक्स एक्सिस में, तो बी सी तुम्हारा ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, दैट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद अगला देखिए कौन सा, सी ए। तो सी ए देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन देखिए ऑरिजिन से पास करती हुई दिखाई दे, यहां देख लो चाहे, यानी ऐसे पास करती हुई नजर आएगी ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी से ए एक ऐसी लाइन हो रही जिसमें वो ऐसे घट रही है, यानी उस लाइन में सी से ए की बात की जाए तो सी से ए में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और वो भी ऑरिजिन से पास करती हुई। और जब भी कभी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है तो प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट होता है, यानी सी से ए वाला जो प्रोसेस है वो आइसोबेरेट है। तो सबसे पहले तो आपको दिए गए डायग्राम के अनुसार प्रोसेस के नाम पता होने चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है। अगर बिना प्रोसेस के नाम के आप सवाल को आगे बढ़ाते हो तो फिर नहीं लग पाएगा। अब मैं डायग्राम को देख के ही नहीं ऐसे ही बता सकता हूं कि इसका क्या उत्तर सही होने वाला है। जैसे कि
आइसोटोरिक की बात करें तो आइसोटोरिक में वोल्टेडन 0 होता है। सबसे पहले ए बी, तो वोल्टेडन 0 पहले वाले में है, बी वाले में नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। सी वाले में है, डी वाले में है, ये सब पॉसिबल है। दूसरा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए वोल्टेडन लॉग वाले फॉर्मूले आए थे, तो लॉग वाला पहले में है, इसमें नहीं है, गलत हो गया। दूसरे वाले में, दूसरे सब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सर समदाबी, समदाबी में आपका जो फॉर्मूला आया था वो पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी कहो या एम आर डेल्टा टी कह दो, एक ही बात होती है। तो पी डेल्टा वी को बाई पी वी बराबर एम आर टी, हम लोग एम आर डेल्टा टी कर सकते हैं। तो एम आर डेल्टा टी भी सभी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप लोग नहीं कन्फर्म कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर बताई जा सकती है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जो बी से सी है उसमें आइसोथर्मल है, तो थोड़ा गौर से देखो, बी से सी आइसोथर्मल है, बी से सी, लेकिन कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कहोगे T2। भाई बी से सी में टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, तो बी से सी का जो लॉग का फॉर्मूला होगा वो T2 के पदों में होगा। तो mr T2 और लॉग V2 बटे V1, क्योंकि बाद वाला बटे पहला वाला, बाद वाला वैल्यूम बटे पहला वाला वैल्यूम, तो mr T2 इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो गया। mr T2 लॉग V2 बटे V1, हाँ सर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें V1 बटे V2 है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। भाई mr T2 लॉग V2 बटे V1, ये तो फॉर्मूला था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, mrt लॉग V2 बटे V1। तो mrt भाई m इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि साफ साफ सवाल में देखो एक मोल कह दिया है, मतलब मोल या द्रव्यमान की बात नहीं की जाएगी। और लॉग V2 बटे V1, और लॉग नहीं लगाया गया ln, मैंने बता रखा है जब भी कभी लॉग में बेस में ई होता है तो उस बेस ई को ln भी बोलते हैं। तो लॉग V2 बटे V1 मेरा सही होगा, V1 बटे V2 गलत है, ठीक है, V1 बटे V2 मेरा गलत है, क्योंकि वैल्यूम बढ़ रहा है, और वैल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब कन्फर्म मुझे टार मिलेगा, और टार तभी मिलेगा जब V2 बटे V1 होगा, बड़ा वाला वैल्यूम बटे पहले वाला वैल्यूम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 33 नंबर, जब एक द्विपरमाणु गैस मतलब डायटोमिक गैस को नियत दाब मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा, नियत दाब पर गर्म किया जाता है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो दी गई भाग का कितना भाग होती है, मतलब जो ऊष्मा आप दोगे उसका कितना भाग आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसके लिए मुझे आंतरिक ऊर्जा का भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाकी और फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना कायदे के साथ। पहले तो मैं बात करता हूं डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे एम सी वी डेल्टा टी, ये होता है डेल्टा यू का फॉर्मूला। लेकिन ये जो सीवी है ना, इस सीवी को मैं अपनी तरफ से आर अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकता हूं। तो सीवी को मैं आर अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकता हूं, तो इसको मैं यदि आर अपॉन गामा माइनस 1 लिख दूं, और डेल्टा क्यू का मान अगर याद हो तो डेल्टा क्यू का मान या फिर आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है करते, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा यू बराबर एम सीवी की जगह आर अपॉन गामा माइनस 1 लिखा और डेल्टा टी लिखा। लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से एक और टर्म बना दूं, उस टर्म को बोलते हैं सीपी बना दूं, सीपी किसी तरह से बना दूं। अच्छा, सीपी अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं यहां सीपी का डिवाइड भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, सीपी बना देते हैं। इतना तो सही सबको समझ आ रहा होगा। अब मुझे इसको सीपी बनाना है, क्योंकि बिना सीपी के हीट नहीं आ सकती। तो सीपी बनाने के लिए गामा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और होना चाहिए। तो जैसे ही मैं गामा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां गामा का मल्टीप्लाई ऊपर भी और गामा का मल्टीप्लाई नीचे भी, पहले नीचे मल्टीप्लाई किया फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, एम इंटू गामा आर बटे गामा माइनस 1 और इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, बहुत गौर से देखना जो चीज होने वाली है, क्या होने वाला है ये बताओ। ये m तो ठीक है, गामा आर बटे गामा माइनस 1 ये सीपी बन जाएगा और डेल्टा टी, यानी यहां से लेकर ये पूरा टर्म m cp डेल्टा टी है, m cp डेल्टा टी, m cp डेल्टा टी। और m cp डेल्टा टी क्या होता है, तो सर एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डी हीट होती है, एडियाबैटिक नहीं सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो दी गई हीट होती है सर उसका फॉर्मूला ही एम सीपी डेल्टा टी होता है। याद करो, आइसोबैरिक प्रोसेस में दी गई हीट डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एच के बराबर आया था, एंथैल्पी के बराबर, और एंथैल्पी एम सीपी डेल्टा टी। तो मैंने इसको एम सीपी डेल्टा टी बना ली। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरा।
अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछना चाहते थे, यही तो पूछना चाहते थे, ये स्टेट इतना भार है, लेकिन सवाल अभी ड्रामा है। तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है ना डायटोमिक डैश है, तो याद करो डायटोमिक डैश के लिए 574/3/5 यानी 7/5 आता है ड्रामा डायटोमिक डैश के लिए। तो 1 ड्रामा है, तो 1 ड्रामा है तो 5/7 इंटू डेल्टा ट्यू कर दो, तो 5/7 इंटू डेल्टा ट्यू हो जाएगा, तो 5/7 भाग आ गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 5/7 बार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब ये समझ लिया। और ये क्वेश्चन का आंसर बदल सकता था अगर यहाँ डायटोमिक ना बोलकर मोनोएटोमिक बोला जाता, या फिर हो सकता है कुछ और बोला जाता, तो आंसर बदल भी सकता था, लेकिन लगाया ऐसे ही जाएगा। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप दूसरे तरीका फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये तरीका सही है, तुरंत आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां नंबर, ये तो मिश्रण का सवाल है। क्वेश्चन है यदि 1 मोल 1 परमाणु गैस गामा दे दिया, 1 मोल द्विपरमाणु गैस उसका भी गामा दे दिया, के साथ मिश्रित किया जाता है, तो बताइए मिश्रण का गामा क्या है। तो याद करो मैंने मिश्रण का गामा का फॉर्मूला बताया होगा कि जब भी कभी मिश्रण का गामा निकालना हो, अब मोल के पदों में तो मोलों के पदों में लगाओ, यानी N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बटे N1 प्लस N2, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो मिश्रण का गामा आपको पता चल जाएगा। तो मिश्रण का गामा बराबर N1 मतलब 1 मोल, तो 1 मोल गामा 1 कितना है सर 5/3 है। N2 मतलब फिर से दूसरा भी देखिए 1 ही मोल है, गामा 2 7/5 और नीचे हो जाएगा N1 प्लस N2 यानी 8 प्लस 8 2 मोल, यहां पर 1 मोल है, 1 मोल है ना। तो N1 गामा 1 N2 गामा 2 और बटे N1 प्लस N2 लगा दिया। थोड़ा सा ढूंढो इसको तो आंसर तुरंत देखने लगेगा। ऊपर देखिए ये 8 है, तो ऊपर 5/3 प्लस 7/5 और बटे 2, तो ऊपर हो जाएगा एलसीएम 5 3 15, लेकिन नीचे 2 तो पहले से ही था है। और अगर उसको अगर देखा जाए तो 5 3 15 3 5 15 5 5 25 5 3 15 3 7 21, ये हो जाएगा। तो 25 प्लस 21 और 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा जाके 46, तो 46/30, या फिर आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 23/15, 23/15 कितना होगा 23/15 1.53 आ जाएगा, 15 × 75 और फिर 15 × 45, बिल्कुल 1.53 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए 1.53 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी, मिश्रण का गामा निकालने का क्वेश्चन था, तो इसलिए फॉर्मूले जरूर पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मिश्रण का गामा आप नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला जा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आदर्श डैश, कहा जा रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड की एक आदर्श डैश है और रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित की जाती है। संपीड़ित मतलब उसका आयतन कम किया जाता है, और ऐसे संपीड़न किया जाता है कि उसका जो आयतन है वो कितना रह जाए 8/27 रह जाता है। गामा 5/3 हो तो डैश के ताप में वृद्धि बताओ। डैश के ताप में वृद्धि समझते हैं ना, मतलब पहले जो टेम्परेचर हो बाद में जो टेम्परेचर हो तो वृद्धि कितनी हो। तो पहले देखिए सबसे पहले आदर्श डैश का टेम्परेचर था कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो भाई साहब 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर मैं कह सकता हूं कि पहले था 300 केल्विन, ठीक है ना, टेम्परेचर पहले 300 केल्विन था। फिर ऐसे उसको ड्रम संपीड़ित किया गया है ताकि उसका जो आयतन है वो 8/27 रह जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात यहां टेम्परेचर की हो रही है, बात यहां वॉल्यूम की हो रही है। तो जो भी मुझे रुद्धोष्म के लिए संबंध लगाना पड़ेगा वो ऐसा संबंध लगाना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर आ जाए वॉल्यूम आ जाए। तो टेम्परेचर T⁻⁻ गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये संबंध होगा, ठीक है। अच्छा आयतन को कितना किया गया है 8/27 किया गया है, तो भाई साहब यहां 8/27 कर दो आयतन, क्योंकि आयतन 8/27 किया गया है कि पावर गामा -1, तो गामा है 5/3 -1 कर दो, तो 5/3 -1 करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो यहां 2/3, अभी भी इनका गुणनफल कांस्टेंट होना चाहिए, 100% बात है ना। लेकिन साथ साथ एक वॉल्यूम और लगा दो पहले, तो वॉल्यूम V बराबर कांस्टेंट। आगे बात सुनिए, T
2/3, 8/27 की पावर 2/3, ये आप निकाल सकते हो। पता कैसे? 8/27 की पावर 2/3, 2/3 मतलब पहले घनमूल ले लो, तो 8 और 27 का घनमूल 2 और 3, स्क्वायर करा दो तो 4 और 9 हो जाएगा। यानी जो भी वैल्यूम में फर्क पड़ेगा वो 4/9 का पड़ेगा, 4/9 का वैल्यूम में फर्क पड़ेगा। अगर वैल्यूम में 9/4 का फर्क पड़ेगा और फिर भी इनका गुणनफल कांस्टेंट होना है तो टेम्परेचर को 9/4 होना पड़ेगा। टेम्परेचर को 9/4, भाई कोई चीज अगर 3 गुनी है और बदल वाला पैरामीटर फिर भी मतलब कुछ ऐसा सेट करना है कि गुणनफल कांस्टेंट हो, तो एक अगर 3 गुना किया है तो दूसरा 8/3, ये 4/9 है तो दूसरा 9/4 करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर पहले था कितना? 300 केल्विन, तो बाद वाला टेम्परेचर कितना होगा? तो बाद वाला जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 300 का 9/4 कर दो, बाद वाला टेम्परेचर पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 150/4 75, और 75 गुणे अगर मैं 9 करता हूं तो 9 पाना 45 की 5 4 और 963 और 63 और 4 67, 675 केल्विन। ये तुम्हारा बाद वाला टेम्परेचर पता चला, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर नहीं पूछा था, इन्होंने तो तापमान में वृद्धि पूछी थी, वृद्धि। तो पहले था टेम्परेचर 300 केल्विन, बाद वाला टेम्परेचर निकला 675 केल्विन, तो वृद्धि कितनी की हुई? साफ साफ दिखाई दे रहा है 375, लेकिन 375 सेंटीग्रेड में आंसर है। तो मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि जब भी कभी बात वृद्धि की जाए, वृद्धि की, तो वृद्धि चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वृद्धि की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर इस टाइम, वृद्धि। और ये ऐसे नहीं समझ में आता तो 300 केल्विन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड बना लो, इसको भी सेंटीग्रेड बना लो, तो निकाल के घटा के देख लो, तब भी आंसर देख लेना 375 आएगा, चेक करके देख लीजिए। ठीक, बढ़िया सवाल था, और ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए कई लोग तो इसका आंसर याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी याद कर लो। यदि किसी गैसीय निकाय को 110 जूल की हीट दी जाती है और आंतरिक ऊर्जा 40 जूल बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। यानी तुमने किसी सिस्टम को केवल और केवल 110 जूल की हीट दी, लेकिन हीट पाने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा में 40 जूल की वृद्धि हुई, 40 जूल की वृद्धि हुई, तो किया गया कार्य कितना होगा? अरे भैया 110 दे रहे हो, 40 वो रख लेता है तो 70 ही तो कार्य करेगा। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, 70 जूल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, और वही मैं आंसर फटाक से लगाने वाला हूं जो अभी तक बता दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि समान ऊष्मागतिक अवस्था के लिए, समान ऊष्मागतिक अवस्था से प्रारंभ करके एक गैस वैल्यूम V1 से V2 तक प्रसार 3 अलग अलग तरीकों से की जाती है। मतलब कोई गैस है जो वैल्यूम V1 से V2 तक 3 अलग अलग प्रोसेस में प्रसारित की जाती है। सबसे पहले समतापी, जिसमें कार्य W1 दिया गया है, समदाबी कार्य W2 और रुद्धोष्म में W3। तो बताना इनमें से क्या होना चाहिए। तो मैं बता चुका हूं सबसे ज्यादा कार्य समदाबी में होता है, यानी W2 सबसे बड़ा होगा, उससे कम कार्य समतापी में होता है W1, और उससे भी कम रुद्धोष्म में W3। तो सही उत्तर ये होने वाला है W2 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W3। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। समदाबी में किया जाए कार्य सबसे ज्यादा होता है क्योंकि नीचे रह रही है, सबसे ज्यादा समदाबी में बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए क्या, आदर्श गैस के लिए गामा बराबर CP/CV है, तो बताओ इनमें से क्या संबंध है। तो दोस्त मेरे, जो गामा होता है मैं कई बार बता चुका हूं हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा होता है तो ये आंसर 1 से छोटा है क्योंकि 1 माइनस है, ये आंसर 1 से छोटा है 1 माइनस है, ये दोनों तो कभी जीवन में नहीं ट्रेस हो सकते। तो या तो ऊपर वाला आंसर मतलब ए आंसर सही होगा या तो बी आंसर सही होगा, है ना। लेकिन इस ए और बी की कंडीशन में भी ध्यान रखना, एक जगह CV है तो दूसरी जगह CP है। तो अगर CV और CP के तुम्हें फॉर्मूले याद है तब मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। याद करो, CV का फॉर्मूला बताया गया था R/γ-1, ये बताया गया था CV का। तो अगर R/γ-1 तुम यहां पुट करोगे R/γ-1, थोड़ा सोचो, तो R/γ-1, R से R कैंसिल, γ-1 से +1 कैंसिल, सर गामा आ गया, बिल्कुल सही, यही सर मेरा उत्तर हो सही होने वाला है। ये नहीं सही होगा क्योंकि CP का फॉर्मूला होता है भाई साहब, CP का फॉर्मूला होता है गामा R/γ-1। ये वैल्यू उठा के यहां पुट करोगे तो कभी भी गामा आएगा ही नहीं उस तरफ,
चैट देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोला जा रहा है। 2 मोल नाइट्रोजन का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 337 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर किया कार्य पूछा जा रहा है। सीपी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं सर, आपसे कार्य पूछा जा रहा है, सीपी दिया गया है, टेम्परेचर ही बस बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, डी रे हीट डेल्टा क्यूटा एम सी पी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है ना। थोड़ी इन्होंने डायरेक्ट सीपी दे दिया ना मुझे, जब सीपी दे दिया तो मैं क्यों ना ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दूं। डेल्टा क्यू बराबर एम नहीं दिया गया, अच्छा मोलों की संख्या है तो मोलों की संख्या में निकाल लो 0.2। सीपी दिया गया है सवाल में, कितना है सीपी? सीपी है 7, 7 कैलोरी में है, तो आंसर आपका कैलोरी में आएगा, है ध्यान रखना इस बात को, 7 कैलोरी में आंसर। डेल्टा टी 37 से देखो 337 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है तो कहोगे 300, और बढ़ना चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर मल्टीप्लाई टाल लेते हैं, तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई टाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना, 0.2 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो आंसर आ जाएगा 420 कैलोरी। 420 कैलोरी ये तुम्हारा उत्तर आया, लेकिन 420 कैलोरी ये जो आंसर आया है, ये आंसर अभी तो नहीं सही हो सकता, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो जूल में चाहिए। तो 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल, तो 4.2 जूल होता है, तो मुझे 420 में 4.2 का मल्टीप्लाई आना पड़ेगा, तब कहीं जाके आंसर आएगा। तो ये आंसर 4 चौटो 16, 1500 जीवन में नहीं हो सकता, 4 चौटो 16 ये भी आंसर सही नहीं हो सकता, या तो 1664 सही होगा या तो 1564 सही होगा। अच्छा 4 चौटो 16 है, अगर मान लो ये 420 है, ये 4 ही होता, केवल 4 होता, तो 420 गुणे 4 अगर करते हम लोग तो 1680 आता है, लेकिन ये तो सर 1664 है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म इसका मल्टीप्लाई यही आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 420 गुणे 4.2 करके देख लेना, 1764 आएगा, करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40वां क्या बोला जा रहा है। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को एक रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक के भीतर रखने पर उसका टेम्परेचर कितना बनाए रखना है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब खाने वाले पदार्थ का टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड बना के रखना है। यदि कमरे का तापमान 36 डिग्री हो तो बताना है निष्पादन गुणांक क्या होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। बात देखो यहां पर प्रतिशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर की हो रही, प्रतिशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर है ना, ऊपर भी कहीं पर लिखा होगा रेफ्रिजरेटर। तो एक बात बताओ, रेफ्रिजरेटर के लिए याद करो, मैंने सीओपी का फॉर्मूला जो बताया था वो बताया था लोअर टेम्परेचर बटे हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये फॉर्मूला बताया था। तो लोअर टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन भाई 9 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन जरूर बना लेना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड को अगर मुझे केल्विन बनाना है तो 273 जोड़ो रे, तो 9 में 273 जोड़ दो। अगर 9 में मैं 273 जोड़ता हूं तो 282 हो जाएगा, तो 282 तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन नीचे हमारा डिफरेंस है तो 36। भाई डिफरेंस तो चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में, कोई फर्क नहीं। तो 36 माइनस 9, तो 36 और 9 का डिफरेंस 27, यानी 282 बटे 27, ये तुम्हारा उत्तर होने वाला है। अब 282 बटे 27 को अगर मैं थोड़ा और कैंसिल कर दूं, किससे कैंसिल हो सकता है? 282 बटे 27 3 से, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 नाम 27 और 3 नाम 27, 3 चुटो 12, 94 बटे 9, 94 बटे 9 आ गया। तो 94 बटे 9 कभी ये नहीं पॉसिबल है, कभी ये नहीं पॉसिबल है, और 94 बटे 9 सर यही उत्तर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, 12.3 कहां से आ जाएगा? 94 बटे 9 आया, तो 94 बटे 9 को सॉल्व करने पर कंफर्म यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब चेक करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब क्या बोला जा रहा है। 40 जूल आंतरिक ऊर्जा वाली गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा दी जाती है। मतलब तुमने दिया तो 110, लेकिन उस 110 में 40 जूल इंटरनल एनर्जी आ रही। अगर 40 जूल इंटरनल एनर्जी आ रही तो बताइए कि ये टार्क कितना होना चाहिए। ठीक है, 110 दिया तुमने, 40 जूल की इंटरनल एनर्जी आ रही, तो टार्क कितना करोगे?
70 जूल ही तो टोड़ोगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। नियतता मतलब टेम्परेचर भाई साहब कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वैल्यूम को V1 से V2 बढ़ाना है, तो बताना है TR का मान बताओ। तो मैंने बता चुका हूं जब भी कभी बात आइसोथर्मल की आएगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो TR का फॉर्मूला होगा, TR का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो आइसोथर्मल में TR का फॉर्मूला होगा MRT log V2/V1। ये आइसोथर्मल में TR का फॉर्मूला है, और ऐसा दिखने वाला केवल मेरा एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। एम इसलिए हटा दिया जाता है, कई बार बात पर केजी टिकल लेता है, और 1 किलोग्राम की बात की जाएगी तो एम लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आयतन को 5 मीटर क्यूब नियत रखते हुए किसी डैश का दाब इतने से इतना किया गया, तो बताना है किया गया कार्य कितना होना चाहिए, वो भी आंसर जूल में बताना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए दाब आयतन तुम्हारा नियत है, ये क्या बात हुई सर, आयतन तो नियत है ना, फालतू में सॉल्व करना सवाल को। आयतन नियत है, आयतन 5 मीटर क्यूब को नियत रखते हुए, तो जब आयतन नियत होता है तो किया गया जो कार्य होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आप सवाल लगाने मत लगना भाई, जब वैल्यूम कांस्टेंट है तो वैल्यूम कांस्टेंट में किया गया कार्य 0 होता है, साफ काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 227 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टर्न करने वाले कार्नोट इंजन की दक्षता बता दो। तो पहले 227 और 27 को केल्विन बना लो। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है भाई साहब 300 केल्विन, और 227 का मतलब होता है 500 केल्विन। तो मैंने दोनों को केल्विन बना लिया 273 जोड़कर, ठीक है ना। और कार्नोट इंजन की मुझे दक्षता पूछी जा रही है, तो दक्षता का फॉर्मूला होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बटे हाइयर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर है 300 और हाइयर टेम्परेचर है 500, तो 300 बटे 500 क्यों लिखूं मैं 3 बटे 5 लिखूंगा ना। तो 1 माइनस 3 बटे 5 यानी जो आंसर आ जाएगा सर वो 2 बटे 5 आ जाएगा। तो दक्षता जो मेरी आ रही कार्नोट इंजन की वो 2 बटे 5 आ रही। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इस तरह के सवाल आप मुंह जवानी भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए मैं ट्राई करता हूं आपको बताना, सीख जाओ तो ठीक है, नहीं सीखे तो लड़ाइएगा फिर। कहा जा रहा है कि किसी सिंक का तापमान 500 केल्विन है, कार्नोट इंजन की दक्षता 50% है। देखो भैया जब सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन है और दक्षता 50% है, 50% मतलब आधा, तो कंफर्म जो सोर्स का टेम्परेचर रहा होगा ना वो 1000 केल्विन रहा होगा। 101% बात है, सोर्स का टेम्परेचर 1000 केल्विन रहा होगा। फिर बोला जा रहा है कि स्रोत का तापमान नियत रखकर, मतलब मुझे ये टेम्परेचर को रखना है भाई साहब कांस्टेंट, इसे नहीं बदलना। स्रोत का टेम्परेचर नियत रखकर इंजन की दक्षता 60% करनी है, तो बताइए सिंक का तापमान करना होगा, घटाना पड़ेगा सिंक का तापमान। 100% बात है, क्योंकि जब टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर घटाओगे तभी जो है दक्षता 60% होगी, घटाना पड़ेगा, 500 केल्विन से कम करना पड़ेगा। तो 500 केल्विन से 400 भी है, 200 भी है, लेकिन चेक कर लेते हैं 400 200 पे क्या आना चाहिए। दक्षता मुझे 60% लानी है। अच्छा 60% दक्षता तभी आएगी जब लोअर अपॉन हाइयर 40% में होगा, है ना। और 40% का मतलब होता है भाई साहब 2/5, 40% मतलब 40/100, और 40/100 का मतलब 2/5 हुआ। तो ऊपर अगर 2 है तो नीचे 5 होना चाहिए। 1000 केल्विन ऊपर 2 नीचे 5, इसका मतलब उत्तर तुम्हारा 400 केल्विन, यही सही होगा। मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपको समझाने की कि सर ये तो समझ में आ रही है आप 1000 कहां से आया, अब दक्षता 60% लानी है। तो दक्षता 60% तभी होगी क्योंकि 1 माइनस लोअर अपॉन हाइयर होता है, तो लोअर अपॉन हाइयर 40% होना चाहिए, और लोअर अपॉन हाइयर 40% का मतलब 40/100, यानी नीचे वाला अगर 100 है तो ऊपर वाला 40, लेकिन नीचे वाला पहले से 1000 हो तो ऊपर वाला 400 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोला जा रहा है। किसी ऊष्मागतिक प्रक्रम में डैश को 200 जूल ऊष्मा दी जाती है, वेरी गुड, डैश को 200 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा इस पर 100 जूल का ऊष्मा भी दे दी तुमने 200 और कार्य भी कर दिया 100 जूल, तो आंतरिक ऊर्जा तो काफी तेजी बढ़ जाएगी है। 200 जूल तुमने ऊर्जा भी ऊष्मा भी दे दी, कार्य भी 100 कर दिया, यानी दोनों चीजें बाहर से अंदर कर दी, तो
तो बाहर से जब दोनों चीजें अंदर टरी है तो कन्फर्म अंदर आंतरिक ऊर्जा 300 जूल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चाहो तो प्लस माइनस से भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बहुत सारे बच्चों को कहता हूं डायरेक्ट लगाया करो यार, बस माइंड में ये सब चीजें चढ़ जाए। एक बार चढ़ गई तो ये सब चीजें कभी जीवन में परेशान करना ही नहीं है आपको। डेल्टा क्यू ऊष्मा दी रही है इसलिए प्लस डेल्टा क्यू, और कार्य भी 100 किलो जूल दिया गया है। तो कार्य जब दिया जाता है तो प्लस में नहीं होता, माइनस में होता है। कार्य जब प्लस दिया जाता है तो माइनस में होता है, तो ये -100। तो यहां से अगर डेल्टा यू का मान निकाला जाए तो डेल्टा यू का मान देख लीजिए 300 जूल आ गया, क्योंकि हीट देना प्लस में होता है लेकिन कार्य मिलना प्लस में होता है। कार्य मिले तब प्लस करना, कार्य देना पड़े तो माइनस। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर, एक यांत्रिक रेफ्रिजरेटर अल्प ताप वाली कुंडली -23 माइनस यहां छूटा हुआ है माइनस, और संघनन तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सैद्धांतिक गुणांक बताओ, यानी वही सीओपी बतानी है। बात रेफ्रिजरेटर की हो रही है तो रेफ्रिजरेटर की सीओपी का फॉर्मूला होता है ऊपर लोअर टेम्परेचर और नीचे हायर माइनस लोअर। तो लोअर टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई साहब, तो -23 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले केल्विन बना लेना, तो 273 जोड़ा जाएगा। अगर इसको 273 जोड़ोगे तो ये 250 केल्विन बनेगा एग्जैक्ट। तो लोअर टेम्परेचर 250 केल्विन और नीचे होता है भाई साहब लोअर माइनस हायर माइनस लोअर। तो वो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो 27 -23, क्योंकि -23 है ना, 27 -23। तो जब 27 में से -23 करोगे तो कन्फर्म नीचे 50 आ जाएगा, और जिसकी वजह से सॉल्व करने पर सीओपी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा सीओपी का 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, है ना। तो लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर किया मैंने, और लोअर टू लेकिन क्योंकि मैंने बता रखा है यार, कितनी बार बताया जाए ये बात, डिफरेंस जब भी कभी महल मिला करे तो उसे चाहे सेंटीग्रेड में रखो चाहे केल्विन में, कोई फर्क नहीं। ले अगर तुम्हें सिर्फ सिंगल वैल्यू मिले टेम्परेचर की तो वो हमेशा केल्विन में रखी जाती है। तो ऊपर केवल लोअर था इसलिए मैंने उसको केल्विन में रखा, अन्यथा गलत हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक डायग्राम दिया गया है, हो सकता है आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दोबारा से बना दूंगा डायग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा से ही बना दूंगा। डायग्राम में देखिए पीवी डायग्राम बना दिया है। पीवी डायग्राम में कुछ इस तरह से मेरा ये पीवी डायग्राम की लाइन थी, ये यहां पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था P, यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है V, पीवी डायग्राम। और जो डायग्राम बना हुआ है वो सर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये बना हुआ डायग्राम ऐसे ऐसे ही है। नाम कुछ लिखे हुए हैं, नाम में यहां A लिखा हुआ है, यहां B लिखा हुआ है, यहां C लिखा हुआ है, यहां D लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। यहां पर लिखा हुआ है P, V, यहां लिखा हुआ है P, 2V, यहां लिखा हुआ है 2P, 2V, और यहां लिखा हुआ है 2P, V। ऐसे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर बोला जा रहा है कि बताइए साइकिल में टीयर या टार बता दो, कोई दिक्कत नहीं लाएगा। एक बात बताओ, किसी भी साइकिल में जो टीयर या टार होता है दोस्त मेरे, वो तो साइकिल के अंदर का एरिया होता है ना। साइकिल के अंदर का एरिया मतलब डेट मीन्स मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये जो एरिया होगा सर उतना ही टार होगा, श्योर एकदम। तो ये एरिया निकालना है तो मुझे लंबाई थोड़ी चौड़ाई करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ P, यहाँ V, यहाँ P, यहाँ 2V, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा, तो कहोगे 2V में से V घटा दो यानी V। ये लंबाई कितनी होगी, तो कहोगे 2P में से P घटा दो P। तो भैया यहां से लेकर यहां तक P आ गया, यहां से लेकर यहां तक V आ गया, तो एरिया बन गया PV। दैट मीन्स टीयर या टार जो हो रहा है सर वो PV के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। किसी भी साइकिल में ध्यान रखना जो टीयर या टार होता है वो साइकिल के अंदर का एरिया होता है। आप साइकिल के अंदर का एरिया निकाल लो, टीयर या टार आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक ऊष्मागतिकी निकाय को साइकिल PQ, ये सवाल ये दिखाई दे रहा होगा आपको, PQRSP द्वारा दिखाया गया है, बताइए कुल कार्य कितना होना चाहिए। इस बार इन्होंने ये मान दे दिया, लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि साइकिल की डायरेक्शन देखो कैसा है, साइकिल की डायरेक्शन देखो कैसी है। तो साइकिल की डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा ध्यान रखना जो टार होता है वो प्लस में नहीं माइनस में होता है। तो प्लस वाले जितने भी आंसर है सर वो गलत होंगे, ये दोनों आंसर गलत होंगे श्योर एकदम,
क्योंकि जब भी कभी टार आपका पूछा जाएगा तो साइकिल क्लॉकवाइज है तो प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में। सर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, टार माइनस में आ जाना चाहिए था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि सर इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, मतलब इसको वैल्यू निकाले कैसे। भाई -20 भी हो सकता है, -374 भी हो सकता है, तो मुझे अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सुनना बड़े ध्यान से, ये 200 किलो पास्कल का पॉइंट, ये 100 किलो पास्कल, तो 200 में से 100 जाएगा 100 किलो पास्कल, और 300 में से 100 जाएगा तो 200 सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ध्यान से देखना, तो 200 में 100 जाएगा तो 100 किलो पास्कल। तो भाई जो किलो पास्कल है उसको पास्कल बना लो, तो 10 की पावर पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर इनटू 300 में से 100 जाएगा तो 200 सीसी, 200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर बात सेंटीमीटर क्यूब की करते हैं तो उसको मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर दिखने लगेगा। आंसर कितना होने वाला है ना। तो पहले क्या किया समझ में आया ना, 200 में से 100 घटाया तो 100, लेकिन किलो पास्कल था इसलिए 10 की पावर 3 लगाया। 300 में 100 घटाया तो 200, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब था तो मीटर क्यूब बनाया तो 10 की पावर -6 लगाया। तो 1 2 3 4, ये 10 की पावर -6 कैंसिल। तो जो भी आंसर दिखाई दे रहा वो 20 दिखाई दे रहा, 20 दिखाई दे रहा। और चूंकि क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए जो आंसर सही होने वाला है वो -20 सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50? कहा जा रहा है कि R8 में एक उत्क्रमणीय इंजन समझते हैं ना, रिवर्सिबल इंजन, जिसमें कोई भी फ्रैक्शन ना हो, कोई भी घर्षण ना हो, दिखाया गया है। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस R8 की दक्षता बता दो। दक्षता बता दो। पहले दक्षता डालने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखना, दक्षता हमेशा क्लॉकवाइज साइकिल की निकलती है। तो ये क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो देखो ऐसे बना है, क्लॉकवाइज है बिल्कुल। यहां पर एंट्रोपी S0 है, यहां पर एंट्रोपी 2S0 है, यहां पर टेम्परेचर T0 है, यहां पर टेम्परेचर 2T0 है। तो बोला जा रहा है कि बताइए इस साइकिल की दक्षता क्या होनी चाहिए। बहुत आराम से सवाल को सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले कुछ मैं नाम दे दूं, बिना नाम के मजा नहीं आएगा, नाम देना बड़ा जरूरी है। जैसे कि मैंने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, मतलब साइकिल तुम्हारा 1 से 2 भी दिया, फिर 2 से 3 दिया, 3 से 1 दिया। तो आप लोगों को मैंने एक बात बता रखी है, वो बात ये है कि चाहे आप पीवी बनाओ चाहे टीएस बनाओ, अंदर का जो एरिया होता है, अंदर का जो एरिया होता है सर, वो नेट वर्क डन देता है, नेट वर्क डन देता है। या फिर आप इस बात को और अच्छे से समझना चाहें तो और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कुछ एरिया निकाल दूं, पहले तो कुछ एरिया निकाल दूं। पहले तो मैं आपसे पूछूं इतना एरिया कितना होना चाहिए, ये एरिया। तो ये एरिया कहोगे 2S0 माइनस S0, मतलब S0 और इंटू T0, यानी ये एरिया हो जाएगा T0 S0। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद ये एरिया भी निकाल देता हूं मैं, त्रिभुज के अंदर का एरिया। तो ये एरिया पूछा जाए तो कहोगे सर ये त्रिभुज है, और त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 8/2 लंब जुड़े आधार। तो 8/2 आधार हो जाएगा S0, लंब हो जाएगा T0, लेकिन 8/2 भी है, तो इसका मतलब ये एरिया हो जाएगा T0 S0/2। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये कि सवाल को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व हो जाएगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। 1 से 2 में पहले आप देखो वर्टिकल लाइन है, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट है 1 से 2 में। 1 से 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पता है क्या है, 1 से 2 में हीट का जो ट्रांसफर हुआ होगा सर वो 0 हुआ होगा, श्योर है एकदम। क्योंकि मैं बता रखा हूं कि एंट्रोपी जहां कहीं भी कांस्टेंट है वहां हीट का लेन देन नहीं हुआ होगा। 1 से 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट है, हीट का ट्रांसफर 0। 2 से 3 में थोड़ा गौर से देखिए, 2 से 3 में देखो एरो ऐसे आया है, मतलब एंट्रोपी को बढ़ा रहा है। और 2 से 3 में दोस्त मेरे यदि एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब हीट दी रही होगी, हीट दी रही होगी, इसलिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव। और 3 से 8 में देखिए एंट्रोपी घटा रहा है, इसका मतलब हीट निकाली रही होगी, डेल्टा क्यू माइनस में। और मैं बता चुका हूं जिस तरह से पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया कार्य देता है, उसी तरह से टीएस डायग्राम के नीचे का एरिया हीट देता है। तो 1 से 2 में देखो नीचे कोई एरिया नहीं बना, इसलिए 1 से 2 में हीट का परिवर्तन 0। 2 से 3 में नीचे का एरिया बनेगा, तो 2 से 3 में देखो ब्लू एरिया और रेड एरिया दोनों मिला के एरिया बनेंगे।
तो 2 से 3 में अगर पूछा जाए धीरे हीट मतलब क्यूए कितना होना चाहिए, तो ब्लू एरिया और रेड एरिया दोनों के साथ जोड़ दीजिए, तो टी नॉट एस नॉट प्लस टी नॉट एस नॉट बाई 2, यानी अगर इनको जोड़ा जाएगा तो 3/2 टी नॉट एस नॉट, ये तुम्हारा ब्लू एरिया बन जाएगा, क्यूए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 से 8 की बात करता हूं कि बताओ 3 से 8 में क्या होना चाहिए, तो 3 से 8 में क्या होगा, हीट का परिवर्तन निगेटिव, और हीट का परिवर्तन निगेटिव यानी हीट रिजेक्ट हुई होगी, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, क्यू आर, वो निकाल दो। तो 3 से 8 के नीचे एरिया तो रेड एरिया टी नॉट एस नॉट। तो आप लोगों को क्यूए भी पता चल गया, क्यू आर भी पता चल गया। रही बात दक्षता की, तो दक्षता का फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्यू आर बटे क्यूए, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, किसी भी हीट इंजन की दक्षता निकालने का, इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं होता। 1 माइनस क्यू आर, तो टी नॉट एस नॉट है, और क्यूए टी नॉट एस नॉट 3/2 है, तो इसकी जगह पे मैं टी नॉट एस नॉट कट जाएगा और इसकी जगह पे 3/2 कर दूंगा, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 कर देगा, 1 माइनस 2/3, यानी आंसर आ जाएगा 8/3। तो दक्षता जो आ रही वो 8/3 आ रही, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम समझने में थोड़ा सा लोचा है तो फिर आप ये क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। हाँ, कुछ लोग इसको हो सकता है कि किसी दूसरे तरीके से पीवी डायग्राम में बनाकर कन्वर्ट कर दे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको इसको टीएस डायग्राम से समझना पड़ेगा, बड़ा ही आसान होता है ना, ये सब चीजें समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई थर्मोडायनेमिक्स का। कहा जा रहा है कि चित्र में फिर से पीवी डायग्राम दिखाई दिया है, वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, इस बार साफ है। इस बार कहा जा रहा है चक्र में किया जाए टार बताओ, तो टार अगर पूछा जा रहा है तो भाई साहब ये P, V है, ये P, 3V है, तो P, 3V, P, V, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2V के बराबर हो गई, ये दूरी 2V के बराबर हो गई, 2V के बराबर, और ये P है, ये 3P है, तो कंफर्म ये दूरी 3P के बराबर 2P के बराबर हो रही भाई, 3P में से P घटा दो, तो एरिया 2P इंटू 2V यानी 4PV आ जाएगा, 4PV ही वर्क डन होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो यहां देखिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो यहां से भाई आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मैं अभी 120 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान होंगे, ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपका लेवल बढ़ाएंगे, मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ाएंगे। अभी 120 क्वेश्चन और भी है जो आपका लेवल होगा, जिसमें मतलब वो आप ऐसी मुझवानी सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।